ट्रैक्टर का एडवर्टाइजमेंट आपने किसी अखबार में, बड़े अखबार में नहीं देखा होगा। ऐसी चीजों का एडवर्टाइजमेंट जो गांव में कंज्यूम होती हैं देश के, नहीं देखा होगा। और इस वजह से इस देश के अंदर कितने भी किसान मर जाएं, उनके ऊपर स्टोरीज नहीं लिखी जाएंगी। लेकिन 5 सितारा होटल में अगर फैशन शो होगा तो उसके ऊपर स्टोरी लिखी जाएगी। और अगर हम बात करें तर्कशीलता की, तो तर्कशीलता के ऊपर स्टोरीज नहीं लिखी जाएंगी। और अगर कोई लिख भी देगा तो नया एडवर्टाइजमेंट आते ही वो स्पेस सबसे पहले काटी जाएगी। और ये लगातार मैं अपने दोस्तों से बात करता रहा हूं, जो एडिटर्स हैं, जो कॉपीराइटर्स हैं, और वो ये बड़े बेशर्मी के साथ बताते हैं कि साहब शाम को भी अगर एडवर्टाइजमेंट आ जाता है तो हम स्टोरी हटा देते हैं, एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं। ये कैरेक्टर है आज हमारे देश में मीडिया का। और इसके साथ ही शुरुआत होती है कि मालिकान अब, यानी 2002 के बाद, 2002, 3, 4 के पीरियड में सारे एडिटर्स को हटा देते, खुद एडिटर बन जाते। किसी जमाने में हमें याद होता था नाम, गिरिलाल जैन है, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े एडिटर। आज किसी भी अखबार का एडिटर का नाम आपको याद नहीं होगा, क्योंकि एडिटर है ही, मालिक खुद एडिटर बन बैठे हैं। उन्होंने उन लोगों को निकाल दिया है जो एडिटर होते थे और जो ये ठोक के कह सकते थे कि ये स्टोरी जाएगी, ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है। अब मालिक डिसाइड करता है कि टीवी के ऊपर क्या दिखाया जाएगा। अब मालिक डिसाइड करता है कि अखबार के अंदर क्या छपेगा, मैगजीन के अंदर क्या छपेगा। इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया हमने मीडिया को कि एक बार एक इंस्टीट्यूट में चला रहा था, वहाँ का डायरेक्टर था, तो एक बहुत बड़े मैगजीन का एक बच्चा आया जो कह रहा था कि आप एडवर्टोरियल दे दीजिए, हमको स्टोरी दे दीजिए, जितनी आप स्पेस एडवर्टाइजमेंट के दिए देंगे उतनी में हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में छापेंगे। तो मैंने उससे मजाक में कहा कि अच्छा, मैं अगर ये लिखूं उसके अंदर कि हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको चांद पर जाकर के ट्रेनिंग दी जाएगी, तो क्या तुम छाप दोगे? बोले हाँ, छाप देंगे। आप लिख दीजिए। ये एक रेप्यूटेड मैगजीन, यहां तक उसका पतन हो गया कि वो सब कुछ वो छापने को तैयार हैं, सिर्फ उन्हें एडवर्टाइजमेंट चाहिए। दोस्तों, मैं यहां तक आपको इसलिए लेकर के आया कि इसी बीच में एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस देश के अंदर हो रहा है। हमने जब इस देश को बनाने की शुरुआत की थी तो बहुत डिस्कशन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस देश का आधार तर्कशीलता के ऊपर, साइंटिफिक रैशनैलिटी के ऊपर, साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर रखा जाएगा। और तब हमारी लीडरशिप बड़े फख्र के साथ ये कहती थी कि इस देश के अंदर, नेहरू को अगर हम कोट करें, कि न्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया हम बना रहे हैं, नए मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं। जब हम फैक्ट्री बनाते थे, जब हम कोई अनुसंधान बनाते थे, रिसर्च सेंटर बनाते थे, तो नेहरू बड़े फख्र के साथ ये बात कहते थे और हमारे लीडर्स उस वक्त के कहा करते कि ये आधार होगा इस देश का। तो जब आपके और मेरे जैसे लोग तर्कशीलता की बात कर रहे थे, नए विजन की बात कर रहे थे, साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे थे, तब दूसरी तरफ वो लोग भी थे जो नई दुकानें चलाने की कोशिश कर रहे थे धर्म के आधार के ऊपर। और हमें मालूम है कि 70 और 80 के दशक के बाद एकदम से बाबाओं का उदय होना शुरू हुआ इस देश के अंदर।
और एकदम से उनकी फसलें ऐसी तेजी के साथ, मजबूती के साथ खड़ी हुई कि लगा देश के अंदर हर तरफ बाबा ही बाबा बिखरे हुए हैं। यहां भजन हो रहे हैं, वहां कीर्तन हो रहे हैं, वहां जागरण हो रहे हैं, और इतनी बुरी हालत हुई कि जवाबी जागरण बहुत जगह के ऊपर होने लगे। अगर आपको याद हो तो बैनर के ऊपर जगह जगह लिखा हुआ दिखाई देता था जवाबी जागरण, यानी पड़ोस के मोहल्ले में कटरे में एक जागरण हो रहा है, हम उसके जवाब में कर रहे हैं। हम अपनी वजह से नहीं कर रहे बल्कि उनकी खुंदक में कर रहे हैं। ये पीरियड है जब बाबा उदय हो रहा है उनका, और उनका भी कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया। उन्होंने भी फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर दी। जिस तरह हम अनुसंधान बनाने में लगे थे, आप जैसे लोग अनुसंधान बनाने में लगे थे, जिस तरह आप इसका निर्माण कर रहे थे, शायद उसी पीरियड में तेजी से फैले होंगे तर्कशील सोसाइटी के अलग अलग जगह के ऊपर सेंटर्स। वो नई फैक्ट्रीज का निर्माण कर रहे थे। धर्म के नाम के ऊपर हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, उन सारे धर्मों के अंदर ऐसे लोगों का उदय हो रहा था जिनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी कि इस देश में इसके लिए भी मार्केट है। और वो क्या प्रोडक्ट दे रहे थे लोगों को? उनके क्या प्रोडक्ट थे? उनके प्रोडक्ट थे मिथ्स और सुपरस्टिशंस को नए चोले पहना करके लोगों को परोसना। रोज नई नई तरह के, और वो उन्हें कोई शर्म नहीं थी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में। आप इन बाबाओं को सबको देखें, सब एयर कंडीशन चीज़ों में चलने वाले, गाड़ियों में और हवाई जहाज़ों में सफ़र करने वाले, और जब वो स्टेज पे आते थे तो पूरा का पूरा डांस, ड्रामा, ये वो सब कुछ होता, और उनके यहाँ सुपरस्टिशन परोसा जा रहा नए नए अंदाज में। यहां तक बात पहुंची कि एक बाबा तो इसके लिए मशहूर हो गए कि वो लोगों को कहते, अच्छा बच्चा तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है बताओ, और उसने बताया कि वो मेरे सर में दर्द रहता है, तो कहा गोलगप्पे खा लो जाके। एक आदमी को, हमारे बहुत मशहूर बाबा हैं, उन्होंने लौकी का जूस पिला पिला के मार दिया। क्या एक सीरीज ऑफ सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं। हमारे इसरो का बजट कम से कम उनसे बहुत कम है। CSIR के पास उनसे कम पैसे हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट कम है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का बजट उनसे कम है, और उनके पीछे लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग हैं जिनको में से ज्यादातर खरीदे हुए होते हैं, पर कुछ भोले लोग भी उनके साथ लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ये डेवलपमेंट भी कॉर्पोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के साथ हो रहा है। ये नई फैक्ट्रीज इस देश के अंदर जो पूरी तरह से नए मॉडर्न मैनेजमेंट के आधार पर ऑर्गेनाइज की गई हैं, इस देश के अंदर पैदा हो रही है। और जब ये फैक्ट्रीज पैदा हो रही हैं, तभी हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा रिग्रेसिव, सबसे ज्यादा इरैशनल सेक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाली पॉलिटिकल फोर्सेस इनके करीब आ गई। नेहरू, गांधी, आजाद, पटेल, ये चार बड़े नाम हमारे जहन में आते हैं जैसे हम आजादी की बात करते हैं। भगत सिंह, ये लोग पढ़ने वाले लोग। अभी आपने फिल्म देखी है, भगत सिंह की जेब में या थैले में हमेशा एक किताब रहती थी। वो मरने से पहले तक बच्चा पढ़ रहा था। अगर गांधी, नेहरू, आजाद और पटेल ये लोग पॉलिटिशियन ना होते तो भी अपनी फील्ड में बहुत महारत रखते और कहीं बड़ा मुकाम हासिल करते।
ये पढ़े लिखे लोग थे और इनके चारों तरफ कौन लोग थे? अगर आप इनके चारों तरफ देखें तो इस छोटे बच्चे के चारों तरफ कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्हें पढ़ने में इंटरेस्ट था, वो लोग थे जो दिमाग से सोचते थे, वो लोग थे जो लगातार नई किताबें जब भी आती थी उनका अध्ययन करते थे, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। नेहरू एक किताब लिखते हैं, आप में से ज्यादातर ने शायद पढ़ी हो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो हिस्ट्री की बेहतरीन किताबों में शुमार की जाती है। एक पॉलिटिशियन है जो किताब लिख रहा है और वो हिस्ट्री की किताब बन जाती है। ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि इन लोगों के चारों तरफ डॉक्टर एस.एस. भटनागर थे, सर सी.वी. रमन थे, हिंदुस्तान के बेहतरीन म्यूजिशियंस, बेहतरीन आर्टिस्ट, बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स, बेहतरीन राइटर्स, बेहतरीन कवि, सब इनके चारों तरफ थे। इनकी परवरिश जब एज लीडर हो रही थी, एज पॉलिटिकल लीडर हो रही थी, तब भी ये परवरिश में इन सब का हाथ, जो दुनिया के बेहतरीन दिमाग हिंदुस्तान में इकट्ठा थे। और आज अगर हम देखें, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को जो पावर में हैं, आप लोगों ने क्लिप देखा है, वीडियो, जिसमें वाजपेयी जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और कोई ऐसा लीडर नहीं है बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जो उन बाबाओं के पैर छूने नहीं गया हो जो आज जेल में बंद हैं बलात्कार के जुर्म। और ये जो हर एक से माफी मंगवाने की बात करते रहे, उनमें से किसी एक ने भी माफी नहीं मांगी है इस बात की कि हम इस बलात्कारी के पैर छूने गए थे, इसके साथ हमने नाच नाचा था स्टेज के ऊपर। ये नेक्सस क्रिएट हो रहा है। एक तरफ पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसका पहले नेक्सस था सबसे बेहतरीन दिमाग के साथ और कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। अब जो लीडरशिप मौजूद है उसका नेक्सस है बाबाओं के साथ और कॉर्पोरेट के साथ। ये एक बड़ी तब्दीली हिंदुस्तान में आई और ये बहुत खतरनाक तब्दीली है, क्योंकि पाकिस्तान में ये बात शुरुआत से ही रही कि पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस बाबा जो मुसलमान थे और कॉर्पोरेट सेक्टर, इनका एक नेक्सस था। आज हमारे यहां वो नेक्सस मौजूद है और वो दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। आज उससे नेक्सस से लड़ने की जरूरत है। अगर ऐसा नेक्सस होगा देश के अंदर तो फिर वो जहर जो मीडिया उगल रहा है लगातार, जो कम्युनलिज्म का जहर है, वही उगलेगा। क्योंकि ये मीडिया या तो कॉर्पोरेट सेक्टर से ड्रिवन है या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप से ड्रिवन है। और फिर इस देश के अंदर साइंस की चैनल नहीं होगी। बहुत कोशिश करने के बावजूद, इसके बावजूद कि गौहर रजा ने बहुत पर्सनली कोशिश की, इसरो के साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की, खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अब्दुल कलाम साहब थे, उन्होंने कई बार ये स्टेटमेंट दिया कि इस देश के अंदर हमारी एक साइंस की चैनल होनी चाहिए, आज तक नहीं बनी। तो इस देश में इन हालात में सिर्फ बाबाओं की चैनल होगी और करोड़ों करोड़ रुपया दिया जाएगा कुंभ मेला करने के लिए। कुंभ मेले की एक लॉन्ग हिस्ट्री है, इट्स अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। कुंभ मेला हमेशा से होता रहा, लेकिन जिस तरह उसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया है इस बार, वो दिखाता है पॉलिटिकल
रिलीजियस और कॉर्पोरेट सेक्टर के नेक्सस को। वो आज की सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है इस नेक्सस की। हमारे पास पैसा स्कूलों के लिए नहीं, वहां कटौती कर दी गई। हायर एजुकेशन के लिए नहीं है, हम हायर एजुकेशन के जितने इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें पीट पीट के जो हाल कर रहे हैं वो हम सबके सामने। हमारे पास हेल्थ के लिए पैसा नहीं है, वहां कटौती की गई। हमारे पास साइंस के लिए पैसा नहीं है, वहां कटौती की गई। लेकिन कुंभ मेले की ये है आज की हालत। हम बड़ी तेजी से धकेले जा रहे हैं उस रास्ते की तरफ जिस रास्ते पे पाकिस्तान पिछले 30-40 सालों से चल रहा है। सिर्फ इसका रंग अलग है, वहां शायद हरा था, यहां गेरुआ है। और ये खतरा बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस नेक्सस को टेक्नोलॉजी से कोई परेशानी नहीं। ये टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल सबसे रूढ़िवादी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए करते हैं, ये हिंसा के लिए करते हैं। पर साइंस से इन्हें, तर्कशीलता से, रैशनैलिटी से इन्हें परेशानी है। टकराव वहां है। इसलिए रैशनलिस्ट सोसाइटी की इस मीटिंग के लिए मैं आप सबको बेहद मुबारकबाद देता हूं कि इन हालात में भी आप लोगों ने दिए जला के रखे। इस अंधेरे दौर में यही दिए काम आएंगे। और अगर मुझे कहीं उम्मीद है तो उन मैगजीन्स में है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चला रही है। क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट मीडिया है, अगर इसको मैं देखूं तो ये उबलते हुए पानी की तरह से, पर इसके ऊपर निकलने वाले छोटे छोटे बुलबुले हमारे और आपके मैगजीन जैसे। जब समाज में टेम्परेचर बढ़ेगा तो बुलबुले भी बढ़ेंगे और वो पूरी ऊपर की सतह को कवर कर लेंगे। ये हो सकता है कि हमारी एक मैगजीन की, आप तो 30 साल से चला रहे हैं और एक भी इशू मिस नहीं किया है, लेकिन ये हो सकता है कि एक बुलबुले की जिंदगी छोटी हो और उसकी रीच भी छोटी हो। वो 15,000 तक, 500 तक, 1000 तक लोगों तक पहुंचे, पर सारे बुलबुले मिलके ऊपर की सतह को पूरी तरह से घेर के रखेंगे। यहां है मुझे उम्मीद, और इसलिए हम में से हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो बबल्स हैं ऊपर, वो उस गर्मी से जिंदा रहें जितनी देर भी रह सकते हैं, जो गर्मी समाज में पैदा हो रही है। हमारी ये लड़ाई जारी रखनी होगी। हमें 3 महीने का हमारे पास समय है उस मोड़ से गुजरने का जो हमें एक फैशिज्म के रास्ते पे ले जा सकता है, और दूसरी तरफ हम शायद डेमोक्रेसी को ज्यादा मजबूत बना पाए। वो लोग जिनका कोई लेना देना नहीं है आजादी की लड़ाई से, वो लगातार पलट पलट के आपसे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मांगेंगे। वो लगातार आपके ऊपर चार्जेस लगाएंगे कि जितने तर्कशील लोग हैं, जितने प्रोग्रेसिव हैं इस देश के, वो सारे के सारे एंटी नेशनल हैं। जब आप आर्गू करने की कोशिश करेंगे, जब आप विवाद में, तर्क में जाएंगे उनके साथ, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आपका मुंह बंद करने के लिए वो आपको एंटी नेशनल ठहराएं। पर उम्मीद इसी में है कि हमें आवाज उठाए रखनी, हमें वो मास मीडिया के थ्रू हो, हमें छोटी छोटी मीटिंग्स के द्वारा करें, हम छोटे छोटे लेक्चर्स के द्वारा करें, पर देश के अंदर हजारों और लाखों की तादाद में करें,
तो वो रोक नहीं पाएंगे। और अगले 3 महीनों में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम दुनिया को ये बता सके कि ये देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खाली नहीं है, बल्कि सबसे मजबूत डेमोक्रेसी है। हाँ, कुछ देर के लिए ऐसा हो सकता है कि वो लोग छा जाएं और सत्ता में आ जाएं जो रैशनैलिटी के खिलाफ हैं, जो इस देश की तर्क वितर्क की परंपरा के खिलाफ हैं, जो लोगों की आवाज़ बंद करना चाहते हैं, जो इस देश की डाइवर्सिटी के खिलाफ हैं, जो इस देश में नए नए ख्याल नहीं पैदा होने चाहते, बस एक तरह के ख्याल चाहते हैं कि वो इस देश में रहें। ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदुस्तान का मास, हिंदुस्तान की जनता, लेड बाय पीपल लाइक यू, खड़े होने को तैयार है। और मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि हम आने वाले दौर में इनको एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे पाए शायद, जबकि दूसरी पार्टीज की भी ये हिम्मत ना पड़े कि वो तर्कशीलता के खिलाफ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। और रजा साहब ने मीडिया ਦੀ शुरुआत तो लैके अज दे मीडिया दे जिहड़ा करैक्टर है उहदे तक जर्नी करवाई है। एक लैक्चर के नाल सारी गल क्लीयर नहीं होती। एक लैक्चर तो बाद संवाद का एक सिलसिला हुंदा है। वो उन्हां सवालों नूं आपां इन्हां दे नाल शेयर करिए। सवाल तुसीं पंजाबी च दे सकदे हो, आपां उन्हां नूं अगे कन्वे कर देंगे। बहुत बढ़िया ढंग से मेन स्ट्रीम मीडिया और टीवी चैनल्स के बारे में बताया है। मेरा सवाल ये है कि मीडिया का एक और रूप जो है वो बहुत अब पॉपुलर हो रहा है, सोशल मीडिया। उसे उसके बारे में कंट्रोवर्सी भी बहुत है कि एक तरफ उसे पीपल्स मीडिया कहा जाता है कि उसे कोई भी उसमें अपने विचार उससे पेश कर सकता है, और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया कुछ लोगों के हाथों में ये फिरका परस्ती और जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का साधन भी बन रहा है। सो सोशल मीडिया के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहिए। दोस्तों, जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, ये बहुत अच्छा किया कि आपने पूछ लिया। वो मैं उस पर बात नहीं की थी मैंने, जो बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि सोशल मीडिया का कैरेक्टर क्या है, और आगे आने वाले वक्तों में ये सोचना कि क्या हो सकता है सोशल मीडिया का कैरेक्टर। सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया होने जा रहा है, ये हम सबके सामने है। और दुनिया में हर जगह सोशल का नेटवर्क आपके घर तक कैसे आएगा, ये परेशानियां थी। आज भी चैनल्स आप तक कैसे पहुंचेंगे, एक डिब्बा लगेगा, ये होगा। सोशल मीडिया ने ये सारी लिमिट्स खत्म कर दी हैं। सोशल मीडिया ने हर आदमी को रिपोर्टर बना दिया है, हर आदमी को एडिटर बना दिया है, हर आदमी को फोटोग्राफर बना दिया है, हर आदमी को पोएट बना दिया है। तो हम सब अब अपने अंदर एक मीडिया चैनल है। अब जो हम अपने अंदर मीडिया चैनल हैं, तो वो सब कुछ जो समाज के अंदर घट रहा है वो अब सोशल मीडिया पे घटेगा, कोई लिमिट नहीं है उसकी। इसमें हमारे जो लोग रहे, जो प्रगतिशील थे, जो तर्कशील थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा फासला रखते हैं, इसलिए सबसे पहले इसमें एंटर होने वाले वो ताकतें थी जो सबसे ज्यादा रिएक्शनरी। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया का सबसे पहले इस्तेमाल, चाहे वो अमेरिका से शुरू हुआ हो, आरएसएस के ग्रुप्स ने शुरुआत की थी